तो क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? देखिए ऑप्शंस अगर आप ध्यान से देखेंगे, सराय नाहर राय से, महदहा से, लेखहिया से, चोपनी मांडो से। तो देखिए अगर हड्डी से निर्मित आभूषण की बात कर ली जाए तो ये जो है मध्य पाषाण काल की अगर बेसिकली बात कर ली जाए तो 3 जगह से मिले हैं। ठीक है, एक तो सराय नाहर राय से मिला है और दूसरा महदहा से भी मिला है। तो ये जो है आयोग ने दोनों जो है कि ऑप्शंस एक ही क्वेश्चंस में डाल दिए हैं, इसलिए आयोग ने पहला और दूसरा इसका आंसर माना है। ठीक है, तो पहला और दूसरा इसका आंसर सही, यानी कि पहला और दूसरा। और 3 जगह से बात हुई थी। तो जो पहली बात कर लीजिए, महदहा कहाँ पड़ता है? तो महदहा उत्तर प्रदेश यानी कि प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है महदहा। और हड्डियों से निर्मित आभूषण 3 जगह से मिले थे जो मैंने पहले बताया। तो एक तो सराय नाहर राय से, एक महदहा से, एक दमदमा से था। कहाँ से था? दमदमा से था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। अब बात कर ली जाए मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। तो पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से शुरू हुई और सबसे पहला पशु जो पाला गया वो था कुत्ता, जो कि आप जानते हैं और ये बहुत ही बेसिक है और कम ही आशा है कि ऐसे प्रश्न बनेंगे। कुछ ही प्रश्न ऐसे बन सकते हैं जो बहुत ही ईजी होंगे। तो हाँ, ये सबको पता है। और देखिए अगर हड्डियों की बात कर ली जाए तो हड्डी से निर्मित आभूषण तो यहाँ से 3 जगह से मिले थे, महदहा, सराय नाहर राय और दमदमा से। लेकिन मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का भी जो कंकाल मिला है वो बुर्ज होम से मिला है, बुर्ज होम से। और ये बुर्ज होम कहाँ है? वो है जम्मू कश्मीर में। एक प्लस पॉइंट आप और देख लीजिए कि सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन। ठीक है, अब जैसे आप जानते हैं कि किसी भी हर एग्ज़ाम्स के जो लैंग्वेज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये एक प्रशासनिक सेवा है, तो इसमें थोड़े से लैंग्वेज को बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है। तो सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन जो है 9 पाषाण काल में हुआ था। ये आप याद कर लीजिएगा, 9 पाषाण काल। आपके लिए क्वेश्चन है कि चिल्कोलिथ किस काल को कहा जाता है, ये आपके लिए। ठीक है ना। और बात कर ली जाए कि क्वेश्चन एक बहुत पूछा जाता है कि भारतीय महाद्वीप कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? यानी कि भारतीय महाद्वीप में, यानी कि भारत में। ठीक है, भारतीय महाद्वीप में सर्वप्रथम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो भारत की बात कही गई है। ठीक है, पूरे भारत महाद्वीप की बात कही गई है। तो पहला तो चावल और गेहूं दोनों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चावल और गेहूं दोनों के साक्ष्य मिले हैं। तो गेहूं का जो साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़ से। और आप बता सकते हैं कि मेहरगढ़ कहाँ है? तो बलूचिस्तान में है मेहरगढ़। इस टाइम की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में। ठीक है, और चावल का साक्ष्य लहुरा देव से मिला है। और लहुरा देव कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। ठीक है, चलिए ये रहा फिलहाल पहले का जो आंसर है वो पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस जो हैं क्वेश्चन के हिसाब से सही हैं। आगे है कि देखिए कथन और कारण से इस तरह से प्रश्न अधिकतर पूछे गए हैं और ये बहुत ही नवीनतम ऐसे प्रश्न जो हैं अलग पूछे गए हैं, ऐसा कि आप लोगों ने अधिकतर जो है एग्जामों में देखा होगा। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अधिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर या आर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ए से असर्शन, आर से रीजन, इस तरह से इसका फुल फॉर्म होता है। तो अभिकथन कहा जा रहा है। इस प्रश्न को हल करने का मतलब है कि जो अभिकथन है वो आर से कितना सही है और कितना इसकी व्याख्या कर रहा है, इस प्रकार से होता है। जो है अभिकथन कहा जा रहा है कि असर्शन कहा जा रहा है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, वहाँ से रहना और चीज़ों को करना शुरू किया गंगा घाटी के। ठीक है, ये असर्शन है, यानी कि अभिकथन है। कारण क्या बताया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए, जो पहला आंसर है वो बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और ये जो बात है ये कहाँ से सिद्ध होती है? वो सिद्ध होती है कि जी आर शर्मा इन्होंने किस चीज़ की खोज की और कहाँ से
खुदाई करना शुरू किया। आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। तो इन्होंने ये चीज़ को क्या है कहा था कि गंगा घाटी में शुष्कता की वजह से यहाँ का जलवायु परिवर्तन हुआ और लोग विंध्य क्षेत्र से पाषाण युगीन में लोग चले गए। ठीक है, यानी कि अपनी जगह चेंज की उन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन तीसरा कि निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। अमरावती किस राज्य में? ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और तीसरे की सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि आप जानते हैं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं आप प्रचलित हैं, आप जानते हैं। यहाँ ये जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कौन से जिला में? रायसेना जिला में। और ये जो भीमबेटका गुफाएं हैं वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, ये रही बेसिक बात। ठीक है, और मध्य पाषाण काल में ही छोटे हथियारों का प्रयोग किया गया। ठीक है, मध्य पाषाण काल की ही बात हो रही है। मध्य पाषाण काल में ही छोटे हथियारों का प्रयोग किया गया और अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू किए गए। ठीक है, लोगों ने अंत्योष्टि कार्यक्रम यानी कि 16 संस्कार की शुरुआत की। और हड्डियों के आभूषण भी यहीं से मिले हैं मध्य पाषाण काल से, जो कि अभी पहले ऑप्शन में हम लोगों ने जो है कि जगह के स्थल के हिसाब से देखा था, स्थान के हिसाब से, और यहाँ पे काल के हिसाब से हम लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, और जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो क्या है? प्राग ऐतिहासिक से संबंधित है, ये बात रही। आगे देखते हैं, यानी कि तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों में भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, पैसरा, लेखहिया, बीरभानपुर, महदहा। तो देखिए चौथे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहले तो महदहा आ जाता है। महदहा कहाँ है? यूपी में है, आपने जाना। ठीक है, और उसके बाद लेखहिया है, उसके बाद पैसरा है, उसके बाद बीरभानपुर है। ठीक है, और देखिए महदहा जो है, महदहा यूपी के प्रतापगढ़ में है, जो कि हम लोगों ने अभी अभी बात करी। ठीक है, लेखहिया यूपी के मिर्ज़ापुर में है। किस में है? मिर्ज़ापुर में। ठीक है, मैं डिटेल बता दे रही हूँ, अगर आप मैपिंग के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आप इसको समझ लेंगे। और यूपी के बगल में ही क्या है? बिहार है, तो पैसरा जो है वो बिहार से संबंधित है, बिहार में है। बीरभानपुर की बात कर ली जाए तो ये पश्चिम बंगाल से है। कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से। तो सबसे लास्ट में जो है क्या है? पश्चिम बंगाल ही पड़ेगा। और ये जो यूपी तो ये स्थान जो है निकट है, यूपी में ही है। उसके बाद बिहार में ये थोड़ी सी दूरी पे, और सबसे ज़्यादा दूरी पे कौन पड़ेगा? पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, कि चौथा, दूसरा और पहला, तीसरा, इस तरह से हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यानी कि स्थान के यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, ये जो चीज़ें हैं इनको मिलाना है वो किस किस नदी पे थी, ये वाली बात है। ठीक है, और हड़प्पा की बात कर ली जाए तो इसकी खुदाई करने वाले दयाराम साहनी हैं। कौन है? साहनी जी हैं, दयाराम साहनी हैं। और बात कर ली जाए कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी से लगी हुई थी? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़ है। ठीक है ना, पहले हड़प्पा की बात कर लेते हैं और हड़प्पा के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ हम लोग ले लेते हैं कि हड़प्पा क्या है और किस प्रकार से चीज़ें हैं हड़प्पा में। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों ने बात कर ली कि जो है दयाराम साहनी इसके खोज करता है, और ये पाकिस्तान के कौन से नदी में है? रावी नदी में है। कौन सी नदी में है? रावी नदी में है। तो ये तो सही हुआ, यानी कि पहले का तीसरा सही हुआ। ठीक है, ये पहले का तीसरा है। उसके बाद जो है कि कालीबंगा, कौन सा? कालीबंगा, कालीबंगा का जो है घग्घर है, घग्घर नदी पे हो जाएगा, ये दूसरे का हो गया। ठीक है, अब बात कर ली जाए कि लोथल की, तो लोथल की बात कर ली जाए यानी कि तीसरे का, तो ये भोगवा नदी पे है। किस नदी पे? भोगवा नदी पे। और रोपड़ की बात कर ली जाए तो ये सतलज नदी पे है। तो इस तरह से बातें हुई, यानी कि
हड़प्पा का रावी नदी पे तीसरा हो गया, तो तीसरे की शुरुआत है यहाँ से, यही ऑप्शन यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली करना है, ठीक है, उस टाइम में आप पूरी तरह से केयरफुल होके करें। अगला क्वेश्चन है कि विशाल स्नानागार की पुरातत्व स्थल से पाया जाए, किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो देखिए विशाल स्नानागार की बात हो रही है, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आप लोगों को पता होगा कि मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसी वजह से इससे अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, और खासकर यही, ठीक है। बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो युद्ध का प्रतीक माना जाता है इसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है मृतकों की टीले मिले हैं, ठीक है, एक ही जगह बहुत से जो है मृतकों के शव मिले हैं, तो क्या हड्डियां मिली हैं, तो युद्ध का प्रतीक माना जाता है कि यहाँ पे युद्ध पहली बार जो है वो हुआ होगा, या युद्ध होने की संभावना थी। तो पशुपति की मूर्ति, पशुपति जिन्हें कहा जाता है शिव, यानी कि उस समय में शिव को पूजा जाता था, तो पशुपति की मूर्ति मिली है। और बात कर ली जाए कि तांबे का ढेर मिला है यहाँ पे, किस चीज़ का? तांबे का ढेर मिला है। और बात कर ली जाए तो पुरोहित आवास मिला है, सभागार मिला है, ठीक है, सभागार मिला है, और चौड़ी सड़कें हैं यहाँ की। तो आप जानते हैं सिंधु सभ्यता की सभ्यता जो कैसी थी, हड़प्पा सभ्यता की, वो नगरीय थी, ठीक है ना, नगरीय थी। और मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके खोजकर्ता कौन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किस नदी पे है ये भी बताएं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। 7वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी जानी जाती है कि कहाँ कहाँ कृषि हुई, कौन से अन्य उपजना शुरू हुए, ठीक है, और कहाँ कहाँ से जो है क्या उनके जीवन यापन करने का तरीका क्या था, और किस प्रकार से वो अपने जीवन यापन करने को, आर्थिक स्थिति को कहाँ से मजबूत करते थे, या उद्योगों से, ठीक है। तो चौथा हो जाएगा बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी हो जाएगा बिना सोचे समझे, चारों ऑप्शन सही हैं। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? थाया है, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटदा। 8वें के पहले सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वो तो तीसरा है, धौलावीरा, ठीक है। अब किन किन 3 जो है भागों में विभक्त था, तो तीनों भागों के नाम थे इस तरह से। पहले को किला कहा जाता था, पहले में किला रहता था, क्या रहता था? किला, ठीक है। उसके बाद मध्य नगर होते थे, उसके बाद तीसरा होता था निचला नगर। कौन सा नगर? निचला नगर। इस तरह से जो है 3 भागों में नगर निगम को बांटा गया था। सिर्फ धौलावीरा में ही ऐसा हुआ था, सभी स्थलों पे नहीं, सिर्फ धौलावीरा में ऐसा हुआ था। ये बात रही। धौलावीरा की बात कर ली जाए तो ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और बात कर ली जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कच्छ यानी कि आप समझते हैं गुजरात, कच्छ की खाड़ी जहाँ पे है गुजरात, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 8वें का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हाथी का पैमाना हड़प्पा सभ्यता में मिला है, ठीक है, संदर्भ में मिला है, जैसे भी कालीबंगा में, लोथल में, धौलावीरा में, बनवाली में। तो देखिए 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो लोथल की बात कर ली जाए तो भोगवा नदी पे है, जो कि हम लोगों ने पहले ही देख लिया। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी पर। और इसकी खोजकर्ता कौन है? भोगवा नदी, क्या ही लिखा रहे, भोगवा नदी पे। और इसकी खोजकर्ता कौन है और किस समय खोजेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें, ठीक है। यहाँ पे क्या मिला है, तो लोथल जो है युगल समाधान यहाँ पे मिला है कि एक ही साथ एक स्त्री और एक पुरुष को दफनाया गया, जिसे युगल समाधान कहा गया, ठीक है। और युगल समाधान ये बताता है कि यहाँ पे जो है सती प्रथा की व्यवस्था थी, इस तरह से आप इसको मान सकते हैं, जिस प्रकार से उल्लेखित किया गया है उस तरह से। तो युगल समाधान लोथल में मिला। और भी जानते हैं लोथल किस लिए विदेशी व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, सबसे बड़ा बंदरगाह था यहाँ पे, ठीक है। बंदरगाह जहाँ से जो है कि
नदियों के किनारे बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं और वहाँ से व्यापार किया जाए। और व्यापार होता था कैसे दूसरे राज्यों से, ये कैसे पता चला कि वहाँ पे फारस की मोहरें मिली हैं। इस समय फारस जिसको कहा, उस समय फारस जिसको कहा जाता था, अब इस वक्त में फारस को क्या कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आप नोट डाउन करके बताएं। और फारस की मोहरें मिलने पर बंदरगाह, ठीक है, और यहाँ पे व्यापार, यहाँ से विदेशी व्यापार किए जाते थे। और एक आप रख लीजिएगा याद, तराजू भी यहाँ से मिले थे, यानी कि पैमाना नापने तोलने का भी यहीं से शुरुआत हुआ था। एक क्वेश्चन अगर आप बताना चाहें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस जो है धातु से परिचित नहीं थे, ये आप बताएंगे। देखिए अगला है, सुमेलित कीजिए फिर से, किसने किसने ढूंढा, ये सारी चीज़ें हैं, खोज करता है यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं। हड़प्पा है पहले, हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी। देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार से जो है बनाए गए हैं, और ये अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं और तो उससे काम नहीं चलेगा, यानी कि आप थोड़ा सा डीप जाके पढ़ें और रिवीजन करते रहें, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जिसमें कि पहली बात कर ली जाए हड़प्पा की, तो वो जो है हड़प्पा दयाराम साहनी, जो जिनके बारे में हम लोगों ने पहले बात कर ली, ठीक है। अब जो है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर बीबी लाल। और तक्षशिला की बात कर ली जाए तो तक्षशिला जो है वो जॉन मार्शल द्वारा, और कौशाम्बी यानी कि मजूमदार द्वारा। देखिए ये स्थल के नाम एक पर्टिकुलर स्थान से बात की गई है, ठीक है। तो ये जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। हड़प्पा की बात कर ली जाए तो यहाँ पे क्या मिला है, कुछ बात कर लेते हैं। कुम्हार का चाक मिला है, ठीक है। अन्नागार मिला है, स्नानागार नहीं अन्नागार मिला है, ठीक है। यहाँ पे श्रमिक आवास यहाँ पे भी मिली। यहाँ देवी की मूर्ति मिली है जो कांस्य की थी, किसकी थी, कांस्य की थी। तो देखिए कांस्य से परिचित थे, सोने से परिचित थे, और जो है तांबे से परिचित थे, लेकिन ये लोहे से परिचित नहीं थे। तो यही जो है प्रश्न है, मैंने अभी भी पूछा था जो वो, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें कर ली, और ये रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान में है, दयाराम साहनी ने ढूंढा था। और यहीं से जो है यहीं पे कब्रिस्तान मिला था जिसका नाम रखा गया था RS-37। और ये नाम क्यों रखा गया ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था, ये जो कब्रिस्तान था इसको सिंधु सभ्यता का पहला स्थल कहा जाता है। सबसे बड़ा जो था वो लोथल में था, लोथल को कहा गया है। आगे देखिए सबसे पुराना वेद कौन सा है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे आसान प्रश्न है ये, दूसरा है ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात कर ली जाए तो जो ऋग्वेद के लेखक हैं उन्हें होत्रु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होत्रु, यानी कि जो जिन्होंने ऋग्वेद लिखा उसको होत्रु कहा गया। और प्रत्येक वेद के अपने अपने ग्रंथ हैं, अपने यानी कि ग्रंथ यानी कि उनके हर एक जो है वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, अपने उपवेद हैं। तो ऋग्वेद की बात कर ली जाए तो ऋग्वेद के जो लेखक हैं वो तो ये हो गए, होत्रु हो गए, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर ली जाए तो ग्रंथ जो है वो ऐतरेव हो गया, ऐतरेव, ठीक है। तैतरेव और ऐतरेव में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो ऐतरेव जो है वो ऋग्वेद का है। और कौत्सकी भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है इसी का, ठीक है, कौत्सकी। इसका उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। उपवेद क्या है इसका, आयुर्वेद है। उपवेद क्या है, आयुर्वेद है, ठीक है। और धनुर्वेद किसका है, ऋग्वेद के बाद जो है कि वेद आता है वो यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। क्या है, इसका उपवेद धनुर्वेद है, ठीक है। आप लिखते चलिएगा, धनुर्वेद है। तो ये सारी बातें रही। और ऋग्वेद में किन किन चीज़ों का एक उल्लेख किया गया है, एक तो गायत्री मंत्र का, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। गायत्री मंत्र किसके द्वारा, प्रजापति के द्वारा लिखा गया, ठीक है, गायत्री मंत्र। और 10 राज युद्ध, 10 राज युद्ध के बारे में बात होती है, 10 राजाओं को एक साथ हराया गया। शूद्रों की चर्चा यहाँ पे मिलती है, शूद्र की, ठीक है। और वर्ण व्यवस्था यहीं से शुरू होती है, यानी कि वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है इसमें। और जो देवता हैं इसमें सोमदेव की चर्चा की गई है, सोमदेव की चर्चा की गई है। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए कि किन किन वेद में कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। तो ऋग्वेद में आप जानते हैं
ऋग्वेद की बात कर ली जाए तो इसमें ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से कौन से स्रोत मिले ये, और प्रार्थनाएं इसमें हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद में। यजुर्वेद है, यजुर्वेद की बात कर ली जाए तो इसमें स्रोत एवं कर्म कांड बताए गए हैं, स्रोत एवं कर्म कांड। सामवेद की बात कर ली जाए तो इसमें संगीत के बारे में बात कही गई है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, टोना, जादू, टोटका इसके बारे में। और अथर्ववेद को ही वेद नहीं कहा जाता। ठीक है, अथर्ववेद को वेद नहीं कहा जाता, ये बात क्यों नहीं कहा जाता ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे देखते हैं ऋग्वेद है कि क्या है, स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का या युद्ध का ग्रंथ। तो ऋग्वेद जो है वो स्रोतों का संकलन है। अभी अभी हम लोगों ने देखा स्रोत और प्रार्थना इसमें सम्मिलित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद, छंदोप उपनिषद, कंठोपनिषद में, केन उपनिषद में। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो कंठोपनिषद में जो है ये बात होती है, नचिकेता के संवाद के बारे में बात किया गया है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, उर्दू, पाली और हिंदी। तो 15 का जो सही आंसर है वो संस्कृत में लिखा गया है श्रीमद् भागवत गीता का मौलिक रूप। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ठीक है, कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। तो बहुत ही आसान प्रश्न है 16 में का, वासुकी। ठीक है, वासुकी जो सर्प था उसने अपने आप को किसकी रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया ताकि समुद्र का मंथन संभव हो सके। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो जो 17 का जो सही आंसर है वो पहला है, ऋग्वेद। ठीक है, और बात कर ली जाए कुछ वेदों के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे मिले हैं, जो कि आप प्रीवियस ईयर में देख ही रहे हैं। तो इनके जो ज्ञानी थे वो अलग अलग थे, जो ज्ञानी थे उनके अलग अलग थे। ऋग्वेद के जो ज्ञानी थे उनको प्रजापति कहा गया, मतलब वो प्रजापति थे, कहा नहीं गया, प्रजापति थे। यजुर्वेद की बात कर ली जाए तो यजुर्वेद जो के ज्ञानी जो थे वो विश्वामित्र थे। कौन थे? विश्वामित्र थे। सामवेद के जो ज्ञानी थे वे नारद थे। कौन थे? नारद थे। ठीक है, वो इस अलग अलग नाम है, वो नारद जो भगवान वो नहीं, नाम है व्यक्तियों का। और जो लास्ट में अथर्ववेद आता है इस वेद का जो ज्ञानी थे वे थे विश्वामित्र। किसके थे? विश्वामित्र। ठीक है, यही विश्वामित्र है जिनके बारे में आपने सुना होगा कि जो लास्ट बौद्ध संगीति हुई थी उसमें दो अध्यक्ष थे जिन्होंने जो है कि उसकी बैठक शुरू की थी, वो सारी बातें थी। तो ज्ञानियों के बारे में हम लोगों ने देख लिया, और लेखक के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के जो लेखक हैं वो होत्रु हैं, और यजुर्वेद के जो लेखक हैं वो अधर्यु हैं। क्या है? अधर्यु हैं। और सामवेद के जो लेखक हैं उद्गाथा हैं। क्या नाम है उनका? उद्गाथा है। और अथर्ववेद के जो लेखक हैं वो ब्रह्मा हैं। ठीक है, ब्रह्मा हैं। तो ये बात रही। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, और सामवेद का जो क्या है, किसकी बात कर रहे थे? ब्राह्मण ग्रंथ की। तो ब्राह्मण ग्रंथ इसका जो है वो पंचविश है। इस प्रकार की चीज़ें हैं, आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है किसके लिए? बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए तो नहीं, गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ऋग्वेद में जो है कर्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था मतलब कि जो जितना कर्म, जो जैसा कर्म करता था, कार्य करता था, उसकी जाति उसी हिसाब से बांटी जाती थी। ठीक है, जो लोग व्यवसाय करते थे, जो लोग जिनके पास ज़्यादा पढ़ने लिखने पढ़ाने की योग्यता थी उन्हें उपाध्यक्ष कहा जाता था। और उपाध्यक्ष कहा जाता था तो उन्हें पंडित कहा जाता था। वो कोई भी, यदि अगर वो शूद्र जाति में पैदा हुआ है व्यक्ति या और किसी
जाति में, या समझ लीजिए कि क्षत्रिय जाति में, राजपूत में हुआ है तो उसको क्षत्रिय कहा जाता था। ठीक है, एक ही वंश में कई जातियां थी, यानी कि क्षत्रिय जो व्यक्ति, राजपूत है जो व्यक्ति, या आप इस तरह से कह लें कि जो एक ही, जैसे यानी कि राजपूत है, ठीक है, राजपूत है और इसके अब 3 बच्चे हैं। क्या है? 3 बच्चे, बच्चियां जो भी हैं, ठीक है। तो एक जो है पढ़ने लिखने में ठीक है और इसमें इतनी क्षमता है कि वो लोगों को अपने ज्ञान को बांट सकता है, तो उसे पंडित कहा गया। क्या कहा गया? पंडित। दूसरा जो है वो युद्ध के क्षेत्र में अच्छा है, तलवारबाजी अच्छा कर लेता है, देश प्रेम है ना दूसरे वाले बच्चे में, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्षत्रिय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षत्रिय हो जाएगा। तो इस तरह से जो है एक ही पिता के कई जाति के बच्चे हो जाते थे। तो ऋग्वेद में कर्म के हिसाब से जाति को बांटा गया था और ऋग्वेद में जो है सभा में बैठने की अनुमति लड़कियों को भी थी, यानी कि बालक बालिकाएं सभी लोग, स्त्री पुरुष सभी लोग सभा में बैठ सकते थे। ये चीज़ खत्म हो गई कब? जब ये सामवेद या अथर्ववेद में आते आते ये चीज़ें कम हो गई, यानी कि इसको बदल दिया गया। जैसे ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, अगर आप देखे होंगे कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में जो है ना लड़कियों को सभा से वंचित कर दिया गया। तो ये सारी बातें हैं। थोड़ी सी जो है कि आवाज़ें आ रही होंगी बैकग्राउंड में, तो उसके लिए सॉरी हूँ मैं। अगला है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? आचार्य, अधर्यु, उपाध्याय, पुरोहित। तो देखिए 19 का जो सही आंसर है, और इसको मैंने बता भी दिया, उपाध्याय उसको कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपाध्याय। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे? तो ये भी बातें कर दी गई हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो तीसरा आंसर है अथर्ववेद। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है। और एक बात यजुर्वेद की बात कर ली जाए, यजुर्वेद का जो गोपथ यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो तैतरैव है, शतपथ और तैतरैव है। ये सारी बातें हुई और ये थे 20 प्रश्न। बताने के लिए बहुत कुछ है, अगर बातें की जाए तो बहुत बड़ी होंगी। 30 प्रश्न में कितना ही बताया था कि आप लोगों ने देखा कि थंबनेल में हम लोग आज आर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट 2 होने वाला है। और चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। कौन कौन से हैं प्रश्न, और कम समय में प्रश्नों को हल किया जाएगा। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ व्याख्याएं भी की जाएंगी। पहले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो क्वेश्चन है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? ठीक है, ये बात है कि महाभारत मूलतः, और उसका क्या नाम है, दूसरा नाम, ये इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ऑप्शन है बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता, जय संहिता। वहाँ यहाँ पे वैसे ब्राह्मण ग्रंथ होना चाहिए था, लेकिन प्रीवियस ईयर में जैसा दिया हुआ है मैंने ये वैसा ही रखा है। तो ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। तो महाभारत को मूलतः जय संहिता के नाम से जाना जाता था। तो ये तो रहा सही आंसर, यानी कि पहले का जो है वो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं महाभारत की। तो महाभारत का ये दूसरा संस्करण एक था जिसे भारत के नाम से जाना जाता था, यानी कि उसका नाम था भारत। ठीक है, इसमें श्लोक जो थे वो 24,000 थे और मूलतः महाभारत में कितने 8,800 श्लोक थे। ठीक है, और महाभारत की रचना की बात कर ली जाए तो इन्होंने वेद व्यास ने की है। किसने की है? वेद व्यास की। और इसी के साथ रामायण के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो रामायण की जो रचना है वो वाल्मीकि ने की थी। बहुत ही बेसिक प्रश्न हो जाता है ये। बात कर लेते हैं कि जो है रामायण और महाभारत की, एक महाभारत और रामायण की जो है फारसी अनुवाद भी किया गया था। और ये फारसी अनुवाद जो है दोनों के अलग अलग जो है व्यक्तियों द्वारा किए गए थे। तो एक तो महाभारत हो गया, एक तो रामायण हो गया। रामायण की बात करी जाए तो रामायण का जो फारसी अनुवाद हुआ था वो बदायूनी ने किया था, बदायूनी ने किया था। ठीक है, लेकिन महाभारत का जो है फारसी अनुवाद जो है महाभारत का वो अब्दुल रहीम ने किया था, अब्दुल रहीम ने। ठीक है, आप नाम लिख लीजिएगा। और महाभारत का जो फारसी अनुवाद, जो पुस्तक अब्दुल रहीम द्वारा की गई थी, अब्दुल रहीम ने जो है उसका नाम
रज्म रखा था। क्या रखा था? रज्म, यानी कि महाभारत की जो फारसी अनुवाद हुई थी पुस्तक, उसका नाम रज्म रखा गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महाभारत की। तो महाभारत में जो है खंड खंड हैं और हर खंड में क्या है? पर्व है। तो इस तरह से 18 पर्व हैं टोटल, और इसमें से प्रमुख जो पर्व है वो भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व जो है वो प्रमुख है। ठीक है, ये बात रही। रामायण में बात कर ली जाए, रामायण में तो इसमें कांड हैं 7, जिसमें से महत्वपूर्ण है वो सुंदर कांड है, जो आपने कई बार सुना होगा। ये बात रही रामायण और महाभारत से रिलेटेड। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? यानी कि किस अभिलेख या द्वारा, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा, यहाँ पे वंश के, राजवंश के बारे में पूछा गया है। तो किस राजवंश में अभिलेखों में ये बताया गया था कि जो शाक्य मुनि बुद्ध हैं उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन या कुषाण वंश? तो जो है वो तो बिल्कुल आप जान जाएंगे कि मौर्य वंश में ही जो है ये बात कही गई थी। ठीक है, और बात कर ली जाए कि कौन से लुम्बिनी में इनका जन्म हो जाता है, ये तो बेसिक हो जाएगा, और इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे बौद्ध धर्म की। फिलहाल बात चलती है आगे, यानी कि अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस पर परंपरा की पुष्टि करता है? इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। देखिए क्वेश्चन जो है सेम है, बस ऑप्शन चेंज हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी। ऑप्शन है कि बशाड़ स्तंभ अभिलेख, निगारी सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, या रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख। तो अशोक जो है वो किस वंश का है? उसी वंश का है जो अभी हम लोगों ने देखा। कौन सा? मौर्य वंश। ठीक है, सॉरी, जो अशोक है वो मौर्य वंश का ही शासक है। और कौन से नंबर का शासक है ये बताइए। और मौर्य, आप जानते हैं मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, और वो आगे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो बातें होंगी वहाँ पे। फिलहाल बात कर ली जाए अभिलेख की, तो यहाँ रुम्मनदेई अभिलेख जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अशोक के द्वारा ही ये लिखवाया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अब जो रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख है, इसमें तो ये कहा गया था कि जो बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ है अगर बात कर ली जाए तो ये नेपाल में है, नेपाल में है। और कब हुआ था जन्म इनका? 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। बचपन का नाम, बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। और इन्होंने गृह त्याग किया कब? गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में कर दिया। ठीक है, 29 वर्ष के जब थे तो इन्होंने घर, अपने राजसी वस्त्र को छोड़कर जो है अपने ज्ञान प्राप्ति में ये निकल गए। तो ज्ञान प्राप्ति कब हुई इनको, ये बात करते हैं। तो पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति कब होती है? पूर्णिमा के दिन होती है, पूर्णिमा के दिन, यानी कि बोध गया में। स्थान क्या है? बोध गया। बोध गया में पूर्णिमा के दिन इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसी दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। ये प्लस पॉइंट रहा। और कभी कभी पूछ लेता है कि किस पीपल के नीचे इन्होंने जो है गौतम बुद्ध ने, किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल है, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो पीपल भी मिल जाएगा और बोधि वृक्ष भी मिल जाएगा। नदी पूछ लेता है तो फल्गु नदी। नदी क्या है? फल्गु या निरंजना नदी। ठीक है, ये सारी बात हो गई। और उपदेश पूछता है। वैसे तो बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, फिलहाल बेसिक क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो पहला उपदेश की बात करें तो ये सारनाथ में इन्होंने दिया था, सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश की बात कर ली जाए तो श्रावस्ती में दिया था इन्होंने, श्रावस्ती में दिया था। और गौतम बुद्ध के बारे में जो इम्पोर्टेंट बच गया वो इन्होंने त्रिपिटक, इनके समय में त्रिपिटक जो है पुस्तक हैं वो संबंधित हैं इनके, यानी कि त्रिपिटक में 3 जो है पिटक आते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, इस तरह से जो है आते हैं पुस्तक का नाम। और सबसे बड़ा जो है उसमें सूत पिटक है, जिसको बौद्ध धर्म का
इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। ये सारी बातें रहीं। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो क्वेश्चन ऑप्शन है त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, सील समाधि संघ, सत्य अहिंसा करुणा। तो देखिए, सील समाधि संघ और सत्य अहिंसा करुणा, बुद्ध धम्म, यहाँ धर्म नहीं धम्म है, ठीक है, धम्म और संघ, ठीक है, त्रिपिटक। तो यहाँ पे त्रिरत्न की बात की गई है, त्रिपिटक, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें सही आंसर क्या होगा, बुद्ध धम्म संघ। इनके हिसाब से जो एक श्लोक चलता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, तो इस तरह से चलते हैं। तो ये त्रिरत्न है, ठीक है। पिटक जो है वो त्रिपिटक है, जो कि अभी भी हम लोगों ने बात की, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, और सबसे बड़ा जो है सूत पिटक है, इसीलिए इसको सूत पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बस मैंने रिविजन कर दिया और आगे देखते हैं। और ये जो पुस्तकें हैं वो जब संगीति हुई, बौद्ध संगीति हुई, तो इसमें बने ये सारी पुस्तक लिखे गए। किसके द्वारा लिखे गए, इन सब के बारे में आगे भी हम लोग बात करेंगे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, यानी कि वो समय समय पे जो है कि अपने स्थान को एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो वो कौशाम्बी किसके काल में गए थे, शतानिक, उदयन, बोधि या निचक्षु। तो पांचवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो उदयन के राज्यकाल में वो जो है कौशाम्बी पहुंचे थे, ठीक है ना। आगे, प्रथम बौद्ध परिषद यानी कि बौद्ध संगीति या परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसी एक ने किया। इनमें से किसने किया, आनंद, महाकश्यप, मोगलीपुत्र या उपाली। बात है छठे वाले आंसर की, क्वेश्चन की। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो महाकश्यप द्वारा की गई थी। अब बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति की बात करी हुई है, तो वो बात कर लेते हैं। टोटल जो बौद्ध संगीति या बौद्ध परिषद हुए हैं वो 4 हुए हैं। पहले की बात कर ली जाए तो 483 BC में पहला हुआ था, जो कि राजगीर में हुआ था, राजगीर में हुआ था। और इस समय जो राजा था वो अजातशत्रु था, और पुरोहित यानी कि जो अध्यक्ष था वो महाकश्यप था, जो कि हम क्वेश्चन में पूछा गया है, वो सही हो जाता है, ठीक है। ये रही पहले संगीति के बाद पहली बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति की बात कर ली जाए तो दूसरी बौद्ध संगीति 383 BC में होती है, ठीक है। और कहाँ होती है, वैशाली में होती है, वैशाली में होती है। और जो राजा है यानी कि उस टाइम का जो शासनकाल रहता है वो काला शोक का रहता है, ठीक है, काला शोक का रहता है। और इसमें जो अध्यक्ष होते हैं या पुरोहित जो होते हैं वो साबक मेर होते हैं। कौन होते हैं, साबक मेर होते हैं। तो ये रही दूसरी। तीसरी बौद्ध संगीति की बात कर ली जाए तो ये 255 BC में होती है। कहाँ होती है, पाटलिपुत्र यानी कि पटना जिसे अब कहा जाता है वहाँ। और शासनकाल अशोक का होता है, और पुरोहित मोगलीपुत्तिस होता है इस टाइम, मोगलीपुत्तिस, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध या आखिरी वाली बौद्ध संगीति की बात कर ली जाए तो ये प्रथम सदी में लगभग होती है, ठीक है। और कुंडलवन यानी कि कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में होती है, ठीक है। और जो शासनकाल होता है वो कनिष्क का होता है। राजा उस टाइम कौन होता है, कनिष्क होता है। और इस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बट जाते हैं, यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 लोग मिलकर इसको समिति को जो है संचालित करते हैं। एक तो वसुमित्र होते हैं और अश्वघोष होते हैं, अश्वघोष, ये आगे आप लिख लीजिएगा। और इसी समय यानी कि चतुर्थ या चौथी बौद्ध संगीति के समय ही बौद्ध धर्म जो है वो 2 विभाग में बढ़ जाता है, जिसको हीनयान और महायान के नाम से जाना जाता है, हीनयान और महायान के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें रहीं फिलहाल। छठे का जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अगला है, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, मेनांडर। तो मेनांडर है ही नहीं, हर्षवर्धन भी है नहीं, तो कनिष्क या अशोक के समय में होगा। तो बात कब की हो रही है, चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में कनिष्क का शासनकाल था। किसका शासनकाल था, कनिष्क का शासन
काल था, ठीक है। और अशोक का शासनकाल किस में होता है? ये तीसरी बौद्ध संगीति में होता है। कौन सी? तीसरी बौद्ध संगीति में होता है। दूसरे में कालाशोक होता है, पहले में अजातशत्रु होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और काशी। तो देखिए 8वें का जो सही आंसर है कौन सा? द्वितीय बौद्ध संगीति पूछा है ना। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात कर ली जाए तो राजगृह, वैशाली, तो बिल्कुल ही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वैशाली। तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ होता है? राजगीर में होता है, राजगीर में होता है। दूसरा वैशाली में होता है। तीसरा जो है वो है कि पटना यानी कि पाटलिपुत्र में होता है। चौथा जो है कुंडलवन यानी कि जम्मू कश्मीर में होता है। इस तरह से आगे देखते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकृत है, ठीक है, कलाकृत है, कलाकृत होगा, है। कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत यानी कि संबंधित है किस काल से? तो वो जो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो बुद्ध प्रतिमा है, 9वें का सही आंसर जो हो जाएगा वो गुप्त काल से है, ठीक है, गुप्त काल से है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? आनंद, विश्वामित्र, गोशाल, सुभद्र। 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, सुभद्र। और आनंद और सुभद्र जो है ये इनके बहुत ही प्रिय शिष्य होते हैं। और आनंद के कहने से ही जो है बौद्ध संगीत यानी कि बौद्ध संघ में स्त्रियों का परिवेश होता है, ठीक है, स्त्रियों का परिवेश होता है, ठीक है, बात ये रही। और पहले स्त्री का क्या नाम है जो बुद्ध धर्म में शामिल हुई, वो आप बताइए। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? सौत्रांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचर। तो 11 का जो सही आंसर है वो तीसरा हो जाएगा, माध्यमिक। 11 का जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। और बात कर ली जाए कि नागार्जुन की एक प्रमुख पुस्तक क्या है यानी कि प्रसिद्ध रचना, तो वो माध्यमिक कारिका, ठीक है, कारिका। इसके बारे में जो भी इन्होंने संप्रदाय किया था उस संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए ये पुस्तक लिखी गई थी। और इसको सापेक्षवाद भी कहा जाता है, सापेक्षवाद भी कहा जाता है। ये सारी बातें रहीं। आगे फिलहाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ध्यान से देखते हैं। विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है, ठीक है। दूसरा है चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान है। दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। देखिए बात कर लेते हैं अगर चैत्य और विहार की, तो शव को जैसे अगर किसी की मृत्यु हो गई और उस शव को जला देते थे, क्या कर देते थे? जला देते थे शव को। जब शव को जलाने के बाद उसके जो कुछ अंश बच जाते थे, यानी कि कुछ हड्डियां नहीं जली या जो भी रीजन रहता था, तो उसको एक जगह गाड़ दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? गाड़ दिया जाता था। और उस पे क्या किया जाता था? समाधि बना दी। उसी के ऊपर क्या किया जाता था? समाधि बना दिया जाता था। तो उसी को चैत्य या स्तूप कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाने लगा? चैत्य या स्तूप, जिसे आप स्तूप के नाम से अधिकतर जानते हैं। और यहीं पे ही स्तूप पे ही बौद्ध धर्म के लोग क्या करने लगे? रहने लगे। और इसी को क्या कहा गया? विहार कहा गया। यानी कि विहार जो है वो निवास स्थान है और चैत्य जबकि है वो पूजा स्थल हो जाता है। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखते हैं। सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगृह में और पावापुरी में। तो बात कर ली जाए 13वें की, तो 13वें का जो सही आंसर हो जाएगा सप्तपर्णी गुफा जो है वो राजगृह में है, बिल्कुल 13वां का जो सही आंसर हो जाएगा राजगृह में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ है? पीतलखोरा में, जुन्नार में। तो शैलकृत
चैत्यगृह, चैत्यगृह मतलब आप समझ रहे हैं, स्तूप की बात जो भी मैंने आपको बताई है। कार्ले और बिरसा, और पहले से भी आपको पता होगा, आपने कंप्लीट ही कर लिया होगा सिलेबस। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, कार्ले में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वल्लभी विद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या गुजरात में? 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कार्यक्रम यानी कि सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, पदम प्रभु, तो ये सब क्या है, तीर्थंकर हैं। और बात कर ली जाए कि कौन पहले हैं, उसके बाद कौन है, तो पहले तो अभिनंदन थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद पदम प्रभु आए, उसके बाद जो है विमलनाथ आए, और उसके बाद मुनि सुब्रत नाथ आए। ठीक है, और उसके बाद जो सही आंसर हो जाएगा सुलामा का, वो पहला हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं, सुमेलित कीजिए। देखिए जैन धर्म से संबंधित ये क्वेश्चंस हैं। सुमेलित कीजिए। श्रावस्ती, ऋषभनाथ होगा यहाँ पे। काकंदी में पदम प्रभु, अयोध्या में सुविधानाथ, और पभोषा में शंभवनाथ। तो देखिए इसको भी सुमेलित करना है और सही बताना है कि 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहले देखते हैं श्रावस्ती की बात कर ली जाए तो ये शंभवनाथ से संबंधित है। ठीक है, काकंदी की बात कर ली जाए तो वो सुविधानाथ से संबंधित है। अयोध्या की बात कर ली जाए तो ऋषभनाथ, और पाभूषा की बात कर ली जाए तो पदम प्रभु। तो इस तरह से तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, इस तरह से तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? ठीक है, स्वर्ण शक्ति, पलाशिनी, गंगा, ऋजुपालिका। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋजुपालिका। देखिए बुद्ध भगवान यानी कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी पे हुई? फल्गु नदी पे या निरंजना नदी पे, ये बात कर ली गई थी। ऋजुपालिका नदी पे ज्ञान की प्राप्ति किनको होती है? महावीर स्वामी को होती है। अब आप ये बताइए कि बौद्ध धर्म में नहीं, महात्मा बुद्ध ने जो अपना गृह त्याग किया था उसको क्या कहते हैं? जैसे उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, तो क्या कहते हैं गृह त्याग को? ठीक है, वैसे बात कर लेते हैं, जैन धर्म की बात हुई है तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, और 23वें जो थे वे पार्श्वनाथ थे। बहुत क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में समझ लेते हैं। और 24वें तीर्थंकर जो थे वे महावीर थे। ठीक है, जिनसे प्रश्न अधिकतर बनते हैं। ठीक है, तो ये 4 हो गए, और महावीर को ही वास्तविक माना जाता है और यही अंतिम तीर्थंकर थे। वास्तविक तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर रहे हैं किसके? जैन धर्म के। ठीक है, बात कर ली जाए महावीर के जन्म की, महावीर स्वामी के जन्म की बात कर ली जाए तो वैशाली में इनका जन्म होता है, वैशाली के कुंडल ग्राम में। ठीक है, इनके पिता सिद्धार्थ हैं, वहाँ पे उनका बचपन का नाम, बुद्ध की बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है, यहाँ पे इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, अब इन्होंने पंचायन धर्म दिया था। ठीक है, कौन से धर्म? पंचायन धर्म। इन्होंने कहा कि धन संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है, हिंसा नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसका? ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये इन्होंने पंचायन धर्म दिए थे। ठीक है, अगला देखते हैं 19वां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ है? तो सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन। तो आपको पता है ये बहुत ही आसान प्रश्न है, कौशाम्बी बिल्कुल सही है। ठीक है, सारनाथ में ये बताइए, सारनाथ किससे ज़्यादा संबंधित है? बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से? ठीक है, अब जैन धर्म की बात हो रही थी, जैन की, तो ठीक है थोड़ा सा और बातें इसे कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने अधिकतर बातें कर ली बौद्ध धर्म से, तो जैन धर्म को नहीं छोड़ते, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और सा। तो राजसी जीवन का त्याग इन्होंने 3 वर्ष में किया था। 29 वर्ष में बुद्ध भगवान ने यानी महात्मा बुद्ध ने, 30 वर्ष में महावीर स्वामी ने किया था। ठीक है, और पहला उपदेश इन्होंने राजगीर में दिया था। उन्होंने पहला जो उपदेश है वो कहाँ दिया था?
वो अभी अभी मैंने बताया, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और अंतिम जो था वो पावापुरी में दिया था, अंतिम पावापुरी में दिया था, ठीक है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिक नामक गांव में हुई, ठीक है। और वृक्ष जो था वो साल वृक्ष था, वहाँ पे पीपल वृक्ष जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है वो बुद्ध भगवान का था, ठीक है। और नदी जो थी उसके बारे में तो हम लोगों ने जाना ही, ऋजुपालिका नदी थी, ठीक है। और महावीर के अनुयायी को, जो उनके अनुयायी थे, उनको निग्रोध कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निग्रोध कहा जाता है। और इनके मुख्य शिष्य को गंधर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंधर्व कहा जाता है। और इनके जो प्रिय शिष्य थे स्थूलबाहु और भद्रबाहु ने जैन साहित्य लिखा, जैन साहित्य। अच्छा, अगर आपको पता है तो आप ये बताएं कि जैन धर्म की जो पुस्तकें हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। और जैन साहित्य और कल्प साहित्य, इस तरह से इन्होंने साहित्य लिखा भद्रबाहु ने। और ये जैन धर्म भी दो विभागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। इस तरह से स्थूलबाहु जो था वो श्वेतांबर में थे, ठीक है, श्वेतांबर में। और दिगंबर में भद्रबाहु थे, भद्रबाहु ये जिन्होंने पुस्तकें लिखी थी। और दिगंबर लोग जो थे वस्त्र नहीं पहनते थे। अगला क्वेश्चन है कि नैनर कौन थे? शैव, शाक्त, वैष्णव और सूर्योपासक। तो वो शैव है, यानी कि शिव को पूजने वाले थे नैनर, शिव को पूजने वाले थे, ठीक है। तो ये थे 20 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा और आपको कितनी तैयारी है आपके इन सभी प्रश्नों में से। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।